Hey guys, please welcome in my YouTube channel Gyan Ganga Education King. So today is the most important MCQs in Hindi for physical education. This is my social site, so you can follow me here. I am GD Verma. So now start the today session. The most important MCQs of physical education in Hindi medium. यानी जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम्स के हैं तो उनकी डिमांड थी कि जो है हिंदी में कुछ क्वेश्चंस जो है आपको प्रोवाइड किए जाएं। तो ये आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हिंदी के हैं। तो फर्स्ट वन जो है हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके जो है मध्य हॉकी की गेंद का भार होता है। ये क्वेश्चन आपका यूपी जो है पीजीटी परीक्षा 2011 में आया हुआ है। तो देखिए एज पर दिस क्वेश्चन जो है आपका आंसर है, हम कह सकते हैं कि इसके हिसाब से जो आपका आंसर होगा, अगर हम इसकी अगर बात करते हैं तो हमारा जो ऑप्शंस है तो उसमें जो हमारा ऑप्शंस है करेक्ट, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, यानी कि जो D1 ऑप्शन है वो आपका क्या है राइट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आप समझ सकते हैं। तो इसका जो आपका गेंद का भार होता है किसका, हॉकी का, तो वो आपका 156 ग्राम से लेकर 163 ग्राम के बीच में होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इस टाइप से जो है आपके जो है क्वेश्चंस आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है, अगर हम इसकी डिटेल की बात करते हैं तो डिटेल में अगर हम जाएं तो हम डिटेल को भी इसमें जो है इसके जो महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं जिसे हम बोलते हैं कि इससे जो रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके, जो आपके इम्पोर्टेंट्स हैं, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे हॉकी के मैदान की लंबाई जो है कितने मीटर होती है, कितनी चौड़ाई कितने मीटर होती है। तो देखिए आपका जो है 91.40 मीटर यानी कि 91.40 मीटर जो है उसकी लंबाई होती है और उसकी जो चौड़ाई है वो 55 मीटर होती है। गेंद की भार का वजन जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया 156 से लेके 163 ग्राम के मध्य होता है। हॉकी की जो गेंद है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि अगर इंग्लिश में पूछेगा तो ये पूछेगा व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द हॉकी बॉल्स, अदरवाइज हिंदी में पूछेगा कि जो हॉकी गेंद होती है उसकी परिधि कितनी होती है या से कितने के मध्य होती है। तो आपको पता होना चाहिए। तो आपका जो एक क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके जो बनते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपका 224 से लेके आपका 235 मिली जो है मीटर हम कह सकते हैं आपका क्या होता है कि उसकी जो परिधि होती है के लगभग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि सिगमंड फ्रॉइड को निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का पिता कहा जाता है। यानी ये आपके क्या है कि पर्सन है सिगमंड जो है फ्रॉइड को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का पिता कहा जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका अभिप्रेरणा सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत और है संबंधवाद सिद्धांत और है समांतरवाद सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका, अगर हम अपने क्वेश्चंस की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमें देखें इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो आपका क्या है कि आपका जो ऑप्शन बी, जैसे हम बोलते हैं मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो जो हमके सिगमंड फ्रॉइड हैं उन्हें मनोविश्लेषण सिद्धांत के पितामह या पिता के नाम से जाना जाता है और वो इस तरह से जो है जाने जाते हैं। तो इस टाइप के जो है क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और भी इम्पोर्टेंट जो है कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि सिगमंड फ्रॉइड को मनोविश्लेषण सिद्धांत का पिता कहा जाता है इस सिद्धांत के अनुसार। यानी देखिए ये भी कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या क्या चीजें जो है इंपॉर्टेंट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट्स हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने यानी भीड़ व्यवहार का आधार चेतन तथा अचेतन इच्छाओं को माना है। यानी चेतन का मतलब होता है कि भाई किसी चीज पे इच्छा शक्ति है, मीन्स सोचना, चेतन करना, और अचेतन इच्छाओं जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनको माना है। उनके अनुसार मन यानी माइंड को 3 भाग है। यानी कि ये जो इनने सिद्धांत दिया है इनके अनुसार इन्हें बताया कि जो माइंड होता है उसके 3 भाग इन्हें बताए। एक पहला बताया चेतन, फिर अर्ध चेतन तथा अचेतन। तो ये 3 भाग इन्हें बताए हैं इस सिद्धांत के अनुसार कि फ्रॉइड ने भी जो है भीड़ व्यवहार के बारे में अपने युक्त विचारों को अपनी पुस्तक, देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी पुस्तक जो है जिसमें है ग्रुप साइकोलॉजी एंड द एनालिसिस ऑफ ईगो के अंतर्गत प्रस्तुत किया। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है किस पुस्तक में जो है
के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, या सिगमंड फ्रॉइड ने अपने किस वर्क में जो है इसको प्रस्तुत किया, तो आपको पता होना चाहिए ग्रुप साइकोलॉजी एंड द एनालिसिस ऑफ द ईगो, तो इसके अंदर आता है। तो इस टाइप से आपके जो क्वेश्चंस जो है करेक्ट हो जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं या जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तो इस टाइप से आपको जो है ये पता होना चाहिए कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपके बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सारे पॉइंट पता होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कि सहन शक्ति परीक्षण के लिए क्या प्रयोग होता है। देखिए, सहन शक्ति का मतलब अगर हम इंग्लिश में अगर इसे हम ट्रांसलेट करें तो सहन शक्ति का मीन्स होता है कि इंडोरेंस। तो सहन शक्ति जो है परीक्षण के लिए यानी क्या प्रयोग होता है। देखिए, पहला है वर्टिकल जंप, ठीक है, लेड जो है डिटेक्टर हो गया, ट्रेडमिल हो गया और सेंट्रीफ्यूज हो गया। तो ये आपका जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, तो एज पर दिस क्वेश्चन यानी जो सहन शक्ति, देखिए ट्रेडमिल, ट्रेडमिल क्या है, काइंड्स ऑफ क्या होता है हमारा कि एक काइंड्स ऑफ मशीन होता है जो रनिंग के लिए होता है। तो अगर इस पे कोई ट्रेडमिल की एक्सरसाइज करता है या मीन्स उसे ट्रेनिंग लेता है तो उसमें क्या इंडोरेंस की जो है डेवलपमेंट होता है, सहन शक्ति उसकी बढ़ती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है जो है इसका जो ऑप्शन है वो हमारा क्या, सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ट्रेडमिल। तो ट्रेडमिल आपका जो है करेक्ट आंसर है एज पर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि प्रशिक्षण के समय हृदय गति प्रति मिनट लगभग कितनी रहनी चाहिए। प्रशिक्षण का मतलब जब कोई खिलाड़ी को, किसी इंडिविजुअल को जब हम क्या होता है कि ट्रेनिंग देते हैं या मीन्स उसे ट्रेन करते हैं, तो उस समय उसकी जो हार्ट है यानी कि जो क्या है हृदय गति, यानी जो उसकी हृदय की गति है वो लगभग कितनी रहनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें जो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, एक ऑप्शन है, यानी कि उसकी लगभग कितनी होनी चाहिए, 125 जो है 125 उसकी जो है हार्ट गति होनी चाहिए प्रति मिनट लगभग, ठीक है। बट वो डिपेंड ये भी करता है कि किस टाइप का वो वर्कआउट कर रहा है। तो ये चीजें जो है वर्कआउट पे भी डिपेंड करते हैं कि किस टाइप का उसका वर्कआउट हो रहा है, लेकिन एज पर जो उसकी लगभग होनी चाहिए वो क्या 125 उसकी हार्ट बीट होनी चाहिए, मीन्स हृदय गति प्रति मिनट होनी चाहिए। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन उन जो है स्टूडेंट के लिए डिजाइन किए गए हैं जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि हिंदी मीडियम में सर थोड़ा लेके आइए। तो ये क्वेश्चन आपको जो कमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें अच्छे से कर लें और ये आपके बहुत ही जो कमिंग एग्जाम उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। 5 क्वेश्चन नंबर में बोला कि जो है शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। यानी कि हम बात करते हैं कि जो शारीरिक शिक्षा है, तो शारीरिक शिक्षा का मेन जो है लक्ष्य क्या है। देखिए, व्यक्ति का पहला ऑप्शन है आपका ए वाला, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, खेल कूद के द्वारा व्यक्ति का मनोरंजन करना, सी ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि फिजिकल एजुकेशन का जो है अगर हम बात करते हैं मतलब जो है मेन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मुख्य लक्ष्य क्या है या हम कह सकते हैं एम क्या है। तो देखिए, उसका मेन लक्ष्य क्या होता है कि द होलसम डेवलपमेंट पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, या हम कह सकते हैं कि चौमुखी विकास करना या व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। तो इसमें जो आपका जो ऑप्शंस बनता है आपका क्या, ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होता है, यानी व्यक्ति का सर्वांगीण जो विकास करना वो आपका क्या शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लंबी दूरी के धावक के लिए कितनी कैलोरी आवश्यक होती है। यानी कि अगर कोई खिलाड़ी लंबी दौड़ का है या हम कहते हैं लंबी दूरी का धावक है तो उसे कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन, अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो आपका डी ऑप्शन जो है इसमें जो है करेक्ट है। तो डी ऑप्शन में आपका क्या कि 3700 से लेके 4200 कैलोरी उसे क्या चाहिए एक खिलाड़ी को पर डे। तो उस हिसाब से क्या है वो किस खिलाड़ी को कि जिस खिलाड़ी क्या है वो लंबी दूरी का जो खिलाड़ी है, तो उसके लिए जो है ये जो ऑप्शन है हम बात करते हैं तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है, यानी कि 4th नंबर का, यानी 3700 से लेके उसे 4200 कैलोरी जो है पर डे चाहिए। तो ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको जो है पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर हम बात करते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन, क्या चोट जो है लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है।
यानी अगर चोट लग जाती है किसी खिलाड़ी को खेलते समय, या हम कह सकते हैं कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते समय अगर उसे कोई चोट लग जाती है, तो उसमें जो है मेन वर्क किस चीज का है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका श्वेत रक्त कणिका, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर है बी ऑप्शन है आपका लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका का मतलब हो गया कि आपका आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स हो गया। फिर है रक्त विषाणु, ये आपका रक्त विषाणु है। नेक्स्ट है आपका हीमोग्लोबिन। तो देखिए जिस टाइप का आपका ये क्वेश्चन है, आपको पता है जो चोट लगती है और रक्त जब बहने लगता है तो उसे जमाने का काम, मीन्स कि जो है रक्त की क्लॉटिंग, अगर हम सिंपल भाषा में हम बात करें कि उसको क्लॉट करना, मीन्स जमा देता है या रोक देता है, तो वो क्या करते हैं, आपका जो सी ऑप्शन है या कि जिसे हम बोलते हैं आपका रक्त विषाणु, जिसे हम क्या प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम इंग्लिश में अगर इसे हमें ट्रांसलेट करें तो इसे प्लेटलेट्स बोलते हैं, और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, रक्त विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 कि लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे। मीन्स जो आपका लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज ग्वालियर में है। पहले तो कभी कभी यही पूछा था कि जो लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज जो है वो कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए क्या, ग्वालियर में। तो इसका ऑप्शन बनता है ग्वालियर। बट यहाँ पर क्या है कि वो पूछा कि उसके प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे। तो देखिए ऑप्शन है डॉक्टर DS कोठारी, जो है श्री JF विलियम, चार्ल्स जो है वुचर, सॉरी यहाँ पर क्या जो है ब्यूकर लिखा हुआ है, यहाँ चार्ल्स वुचर होगा तो इसे करेक्ट कर लिएगा। फिर है श्री PM जोसेफ। तो देखिए जो आपका जो क्वेश्चन से करेक्ट इसमें क्या है, आपका जो PM जोसेफ है, तो PM जोसेफ आपके क्या थे कि आपके जो हम कह सकते हैं कि आपका जो लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज है उसके प्रथम जो है प्रिंसिपल थे या प्रधानाचार्य थे। एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि आपका जो भी ये जो कॉलेज था जिसे हम बोलते हैं हमारा कौन सा, लक्ष्मीबाई, ये आपका जो है 1957 में क्या हुआ था, इस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो आपको कभी कभी ये भी पता होना चाहिए कि ये आपका कब जो है इस्टेब्लिश्ड हुआ है। तो इस टाइप से आपको ये जो है क्वेश्चंस सारे पता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, जो आपके TGT PGT के जो एग्जाम्स हैं, आपके जो है UGC में भी कभी कभी पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और आगे भी आप जो है बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस में लेके आया हूँ, तो प्लीज़ आप जो है वीडियो को कंटिन्यू देखें और इसका लाभ उठाएं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं हमारा कि मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है। देखिए क्वेश्चन सारा कि ऐसा कौन सा तत्व है अगर खिलाड़ी की मांसपेशियों में वो ज्यादा पर्याप्त होता है तो खिलाड़ियों में क्या है, थकावट बहुत देर से आती है, या हम कह सकते हैं कि उसमें थकावट जो है बहुत ही ना के बराबर होती है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या है, फैटी एसिड हो गया, फिर है ग्लाइकोजन, अमीनो एसिड और बायोटिक। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है कह रहा है मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर वो आपका क्या है, ग्लाइकोजन। यानी कि आपकी सेल्स में ग्लाइकोजन का स्टोर होता है और यही हमारी मसल्स की, हमारी जो मांसपेशियां हैं उन्हें क्या करता है, ऊर्जा देता है, मीन्स एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आपका क्या है, ग्लाइकोजन अगर आपके पर्याप्त मात्रा में आपकी जो है मसल्स में अगर स्टोर है, या हम कहें मांसपेशियों में अगर पर्याप्त है, तो आपको जो थकावट होगी वो देर से आएगी, मीन्स आप जो है थकेंगे वो देर से थकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन याद आता है कि स्किन फोल्ड कैलिपर से क्या मापा जाता है। देखिए क्वेश्चन आता है कि आपका जो स्किन फोल्ड कैलिपर है उससे मापते क्या है। देखिए आपने ये क्वेश्चन को पहले भी कई बार सुना होगा या मीन्स देखा होगा। तो इसमें ऑप्शन है आपका शरीर की लंबाई हो गया, दूसरा हो गया शरीर की वसा, शरीर की जो है श्वसन स्तर, या शरीर का भार। तो देखिए जो कैलिपर फोल्ड जो सॉरी स्किन कैलिपर जो है फोल्ड कैलिपर है, ये आपका क्या, आपके शरीर की वसा को मापता है। यानी कि जो आपकी शरीर की जो वसा है, जैसे हम बोलते हैं क्या, सिंपल हम इसे फैट भी बोल सकते हैं। तो आपकी जो फैटी है यानी कि आपकी बॉडी का जो फैट है उसकी क्या है, उस चीज को मापने का कार्य करता है कौन, स्किन फोल्ड मीटर। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे हम कहेंगे कि 11वां नंबर का आपका जो क्वेश्चन लिखा है, वह कौन सा फैक्टर है जिसमें हड्डी के कुछ हिस्से में ब्रेक आ जाता है। यानी कुछ हिस्से का मतलब ये होगा कि आपकी हड्डी जो है कोई एक बोन्स है और उसमें क्या ब्रेक आ गया। तो देखिए किस टाइप का जो है फ्रैक्चर है।
तो देखिए पहले हो जाता है साधारण, मल्टीपल, ग्रीन स्टिक और इम्पैक्ट, यानी इनमें से कौन सा जो है इसका जो है करेक्ट है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए एच पर अगर हमारा जो क्वेश्चंस है उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो आपका क्या है कि कुछ हिस्से में ब्रेक आता है। देखिए साधारण तो एक बोन टूट जाता है, मल्टी में कई पार्ट्स में टूटता है, ग्रीन स्टिक में क्या बोन्स क्या टूटता नहीं बट उसमें क्या कई हिस्सों में उसमें ब्रेक आ जाता है। तो आपका जो क्वेश्चंस होगा उसके हिसाब से क्या आपका जो ग्रीन स्टिक वाला ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ये आपका क्या करेक्ट होगा। तो इस टाइप से हम इसे क्या है करेक्ट जो है ऑप्शन को लगा सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि इस ऑप्शन को जो है करेक्ट है आपका ये। और अगर हम नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं या इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जो आपके बनते हैं कभी कभी पूछ लेते हैं, और तो देखिए जो महत्वपूर्ण आपके बिंदु है कि फ्रैक्चर मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं, यानी कौन कौन से प्रकार के होते हैं फ्रैक्चर आपको ये भी पता होना चाहिए। तो पहले आ जाता है साधारण फ्रैक्चर, इसमें हड्डी टूटती है, यानी हड्डी का क्या टूट जाती है दो टुकड़ों में, और कह रहा है ऊपरी त्वचा नहीं, यानी हड्डी टूटती है लेकिन ऊपर का जो स्किन होता है या ऊपर की जो त्वचा होती है वो आपकी क्या नहीं टूटती है। मिश्रित फ्रैक्चर्स, मिश्रित फ्रैक्चर में क्या होता है इनमें हड्डी तथा त्वचा दोनों टूटती है, यानी कि आपकी हड्डी भी टूटेगी और ऊपर का स्किन भी टूटेगा। तथा संक्रमण मीन्स इन्फेक्शन का खतरा रहता है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कि मल्टीपल, मल्टीपल फ्रैक्चर में क्या होता है इसमें हड्डी एक से ज्यादा जगह से टूटती है। मल्टीपल का मतलब ये हो गया कि कई पार्ट्स में टूट जाना, यानी कई पार्ट्स में वो क्या हो जाती है कि टूट जाती है। तो इस टाइप से आपको जो है पता होना चाहिए कि कई पार्ट में आपकी क्या है कि वो टूट चुकी है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका कि जो है नेक्स्ट कि कई जगह से ज्यादा टूट जाती, फिर जो है कम्युनिटेड, आपका कम्युनिटेड जो है, तो कम्युनिटेड जो है फ्रैक्चर इसमें कह रहा है कि क्रॉसिंग चोट के कारण हड्डी कई खंडों में टूट जो है पाती है या चकनाचूर, यानी कि हम बोलते हैं स्प्लेंटर और द जो है सेटर हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका स्पाइरल फ्रैक्चर, इसे देखो हम स्पाइरल फ्रैक्चर भी बोल सकते हैं, जैसे यहाँ बताया कि जो आपका कम्यूटेड फ्रैक्चर था इस टाइप से, तो इसमें क्या है कि क्रॉसिंग चोट के कारण हो जाती है। तो नेक्स्ट है आपका स्पाइरल फ्रैक्चर, इसमें हड्डी का कम से कम एक भाग टूटकर मुड़ जाता है, यानी कि एक भाग आपका क्या टूटकर मुड़ जाता है, ट्विस्टेड हो जाता है। और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इसमें हड्डी के कुछ हिस्सों में ब्रेक आ जाता है, ठीक है ना। और तो ये इस टाइप, फिर आपका नेक्स्ट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं हमारा क्या है इम्पैक्ट फ्रैक्चर, इसमें एक हड्डी टूटकर दूसरी में प्रवेश कर जाती है। तो इस टाइप के जो फ्रैक्चर्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं इम्पैक्ट फ्रैक्चर, या हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे इम्पैक्ट फ्रैक्चर में क्या होता है कि एक हड्डी टूटती है और दूसरी हड्डी में क्या हो जाती है घुस जाती है, मीन्स धस जाती है। तो इस टाइप के फ्रैक्चर को हम क्या बोलते हैं कि हम जो है इम्पैक्ट फ्रैक्चर की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट वन कह रहा है इनमें से कौन सा जो है शारीरिक तंत्र है जो शारीरिक व्यायाम में शायद सम्मिलित नहीं होता है, यानी जो ये ऑप्शंस है आपके दिए हुए इनमें ये बताया गया है भाई ऐसा कौन सा जो है आपका सिस्टम है या कौन सा आपका तंत्र है जो जब आप कोई फिजिकल कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं, कोई क्रिया करते हैं या कोई व्यायाम करते हैं, तो उस समय उसका क्या है उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जैसे पहले हो गया आपका पाचन तंत्र हो गया, हृदय श्वसन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, मांसपेशीय तंत्र हो गया। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है जिस हिसाब से क्वेश्चन को पुटअप किया गया है तो उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं इसका, तो आपका जो ऑप्शंस है कि भाई फिजिकल एक्सरसाइज अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई खिलाड़ी कर रहा है, तो उसका कौन सा ऐसा सिस्टम है जो उसमें पार्टिसिपेट शायद नहीं करता है। तो देखिए आपके सिस्टम के जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र का उस समय कोई रोल नहीं रहता है जब आप कोई शारीरिक व्यायाम करते हैं। बाकी आपका हृदय श्वसन तंत्र का भी उसमें समावेश रहता है, श्वसन तंत्र भी समावेश रहता है, और आपका मांसपेशीय तंत्र भी उसमें इन्वॉल्व रहता है। तो आपको ये पॉइंट्स भी जो है पता होने चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ जो है इंपॉर्टेंट्स यहाँ पर जो है पॉइंट्स बताए गए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है। कह रहे पाचन तंत्र एक ऐसा शारीरिक तंत्र है जिसका कार्य भोजन का पाचन एवं अवशोषण करना होता है। ये मानव की मुख्य गुहा से लेकर ठीक है मल द्वार तक विभिन्न सहायक पाचन ग्रंथियों के मिलने से निर्मित होता है। इसका कार्य भोजन का पाचन एवं शेष जो है वर्ज्य पदार्थों का उत्सर्जन करना होता है।
शारीरिक व्यायाम में मांसपेशियां, श्वसन तंत्र, हृदय सक्रिय रूप से सम्मिलित रहते हैं, जबकि आपका पाचन तंत्र सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं रहता है। तो देखिए, जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका जो है पाचन तंत्र उसमें शामिल नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया है कि पुरुषों के डिस्कस यानी चक्का का वजन कितना होता है। देखिए, पहले भी आपको बताया कि जो पुरुषों का जो चक्का का जो वजन होता है, यहाँ पर मैंने जो है दे दिया, तो आपको पता भी चल गया होगा इस क्वेश्चन को। अगर हम बात करते हैं कि जो पुरुष होते हैं उनका जो डिस्कस थ्रो है उसका जो है वेट कितना होता है, तो अगर उसकी अगर बात की जाए तो उसका जो वजन होता है वो कितना होता है, 2 kg होता है, मीन्स 2 किलो का होता है सीनियर जो पुरुष होते हैं उनके लिए। और अगर जो महिला की अगर हम बात करें, देखिए महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं दिए हुए, जो बिंदु हैं उनमें दिया हुआ है कि पुरुषों की स्पर्धा में डिस्कस चक्के का वजन 2 किलोग्राम होता है, जबकि महिलाओं की स्पर्धा के लिए कितना होता है चक्के का वजन 1 किलोग्राम होता है। यानी एज पर द जो आपके जो रूल्स होते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिताएं होती हैं, चाहे वो आपका ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो या अदर कोई एशियन गेम हो, तो उसमें आपका क्या है कि ये जो है इस टाइप का आपका जो वजन है चक्के का या हम कहते हैं डिस्कस थ्रो का, वो जो है फॉलो किया जाता है। तो ये भी आपको जो है पता होना चाहिए कि महिलाओं का डिस्कस थ्रो का वजन कितना होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है कि जो वर्ड है पर्सोना शब्द किस भाषा से लिया गया है। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि पर्सोना जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है या किस भाषा से लिया गया है, तो देखिए पहला है ए ऑप्शन उर्दू भाषा का शब्द है ये। नेक्स्ट है बी वाला ऑप्शन है कि रोमन भाषा से लिया गया है। तीसरा है हिंदी भाषा से लिया गया है और चौथा है आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। तो देखिए, जो पर्सोना जो शब्द है वो आपका क्या है, आपका लैटिन भाषा का शब्द है। पर्सोना कहां से, आपका लैटिन भाषा का शब्द है और जो है ये लैटिन भाषा से लिया गया है और जिसका मतलब होता है, हम कह सकते हैं मास्क होता है। देखिए, इससे रिगार्डिंग कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट्स जो महत्वपूर्ण बिंदु है। पर्सोना शब्द लैटिन जो है भाषा से लिया गया है, जहां ये मूल रूप से नाटकीय यानी मुखौटे, जिसका मतलब क्या होता है मुखौटा का मतलब हो गया, अगर इंग्लिश में हम इसे अगर कन्वर्ट करें तो मीन्स मास्क बोलते हैं। तो क्या है कि मुखौटे के लिए प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसका प्रयोग, ठीक है, वह छवि या व्यक्तित्व जो एक व्यक्ति अन्य के समक्ष प्रस्तुत करता है के लिए किया जाता है, मीन्स पर्सनालिटी। यह बात क्या कर रहा है, व्यक्तित्व का मतलब हो गया पर्सनालिटी। तो यानी कि अगर हम सिंपल से बात करें कि जो पर्सनालिटी जो वर्ड है वो किस वर्ड से, कभी कोई क्वेश्चन आता है भाई किस चीज से बना है, तो आप बोलेंगे पर्सोना शब्द से बना है पर्सनालिटी, और जो क्या है लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका मतलब क्या होता है मुखौटा या हम कह सकते हैं मास्क। जो क्या होता है कि जो प्रस्तुत करते हैं एक व्यक्ति दूसरे के समक्ष क्या होता है, किसी के फ्रंट, वो क्या है अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए इस टाइप से आपको जो टर्मोलॉजी है ये आपको पता होनी चाहिए कि ये टर्मोलॉजी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आइए हम बात करते हैं। 15 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों का, ठीक है ना, उत्सवीय ध्वज पहली बार कब प्रयोग में लाया गया। अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो ओलंपिक जो है खेलों में जो उसका क्या जो है आपका उत्सवीय जो आपका जो ध्वज होता है वो प्रयोग में कब लाया गया था। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए जो हमारे ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो पहला ऑप्शन हमारा एडवर्न 1920 में, लंदन 1908 में, पेरिस 1900 में और पेरिस 1924 में। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, देखिए इसमें जो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या है, आपकी जो ए वाला ऑप्शन है एडवर्न 1920। सबसे पहले जो आपका जो है ओलंपिक ध्वज का जो पहली बार जो प्रयोग में हुआ था वो क्या हुआ था आपका 1920 के ओलंपिक, जो कहाँ आपके एडवर्क में क्या है आयोजित किए गए थे, वहां इसका क्या प्रयोग किया गया था। अब इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट कुछ और तथ्य बनते हैं, उन पे आइए नजर डालते हैं हम। देखिए वैरेन डी कुबर्टीन के सुझाव पर वर्ष 1913 में ओलंपिक ध्वज का निर्माण किया गया। यानी कि किसने सुझाव दिया था, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हु डिजाइन या हु सजेस्ट टू द ओलंपिक फ्लैग। तो अगर बात ये करते हैं भाई किसने दिया था, कब दिया था, तो क्या है वैरेन डी कुबर्टीन। देखिए वैरेन डी कुबर्टीन कौन थे, इन्हें क्या है जो है आधुनिक ओलंपिक के पिता के नाम से भी जाना जाता है।
और ये कहाँ के रहने वाले, कभी कभी ये भी आता है क्वेश्चन, तो क्या ये फ्रांस के थे रहने वाले। इनने सुझाव दिया क्या 1913 में कि ओलंपिक ध्वज का निर्माण किया गया, ठीक है, इनके सुझाव पर। वर्ष 1914 में पेरिस में इसका उद्घाटन किया गया, यानी जो ध्वज बनाया गया था इसका उद्घाटन 1914 में पेरिस में किया गया था। और प्रथम बार वर्ष 1920 में, अगर हम बात करते हैं कि 1920 में आपका पहली बार इस ध्वज को क्या किया गया था ओलंपिक खेलों में, कि अगर हम बात करते हैं यहाँ ओलंपिक खेलों के समय मैदान में फहराया गया था। और तब से क्या हुआ कि ओलंपिक जो ध्वज है उसका प्रयोग जो है पर ओलंपिक में किए जाने लगा। तो देखिए ये बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस हैं जो आपके ओलंपिक से रिगार्डिंग है, और आपके सभी एग्जाम में कभी ना कभी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, कह रहा है जो है शरीर की संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी हमारा जो शरीर है, जो व्यक्ति का या मानव का जो शरीर है उसकी जो संरचना है, अगर संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या है, ए ऑप्शन में लिखा है शरीर क्रिया विज्ञान, इसे हम क्या शरीर क्रिया विज्ञान बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान, सी है आपका शरीर रचना विज्ञान, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये आपके जो है ऑप्शन है जिसमें ये बताया गया है। तो देखिए अगर हम इसको बात करें, थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, अगर हम इंग्लिश से अगर यहाँ वर्ड करें, यानी लिखा है शरीर की संरचना, संरचना मतलब यहाँ पर बात कर रहा है एनाटॉमी। तो अगर एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी क्या होता है, यानी किस चीज का अध्ययन करते हैं, आई मीन्स अगर हम शरीर की संरचना का अध्ययन की बात करें तो क्या है कि आपको जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन यानी कि जिसे हम बोलते हैं जो है आपका शरीर रचना विज्ञान, तो आपका क्या ये शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत आता है। शरीर की संरचना के अध्ययन को कहते हैं क्या आपका शरीर रचना विज्ञान। आइए इससे रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण जो है पॉइंट्स को हम जान लेते हैं। लिखा है शरीर रचना विज्ञान शरीर के ढांचे के अध्ययन को कहते हैं, जैसे कि उसकी देखो ऊपर दिया हुआ है संरचना या ढांचे के अध्ययन को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान यानी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत वनस्पतियों तथा पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। कह रहा है जीव प्राणियों से संबंधित प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन और उनका वर्गीकरण, प्रत्येक कार्य के उपयुक्त अंग निर्धारण और उन अवस्थाओं का अध्ययन जिनसे प्रत्येक क्रिया निर्धारित होती है, लिखा है शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो ये इस पॉइंट से आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। देखिए जो भी लर्नर्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके मोस्टली जितने भी एग्जाम हैं सारे एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 100% पूछे ही जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे हैं, तो आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं और नोट करके आप जो है बढ़िया से अपना पर्टिकुलर अपने नोट्स बना लें जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम पे आपको मदद मिल सके। आइए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है शारीरिक दक्षता, ठीक है, क्षमता है, यानी कि जो आपकी शारीरिक दक्षता का मतलब वो हम अपनी फिजिकल फिटनेस कह सकते हैं, जो कैपेसिटी है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है, दैनिक कार्य करने की, मूलभूत कौशल जो है मापने की, और नेक्स्ट है हमारा सी ऑप्शन है जिसे हम बोलते हैं समूह का वर्गीकरण करने की, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जिस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन से दिया हुआ, यानी शारीरिक दक्षता की बात कर रहा है, दक्षता क्षमता है कौन सी है, तो आपका जो फिजिकल फिटनेस हम जिसे बोलते हैं वो आपका क्या है, दैनिक कार्य करने की है क्षमता, यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं कि इससे रिलेटेड जो इसके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं या इससे रिलेटेड इसके महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं। लिखा है शारीरिक दक्षता क्षमता व्यक्ति का दैनिक कार्य करने की क्षमता है। सामान्यतः शारीरिक दक्षता व्यायाम, सही आहार और पर्याप्त आराम द्वारा जो है शामिल होती है। कह रहा है निक्सन के अनुसार, निक्सन क्या एक राइटर का नाम है, अगर हम बात करते हैं यहाँ तो निक्सन के अनुसार लिखा है कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की अवैध क्षमता संबंध है जिसमें हम अपने रोजाना के सामान्य कार्य बिना थके संपन्न करते हैं और अचानक आने वाली किसी, ठीक है, आपात स्थिति, आपात का मतलब होगा इमरजेंसी कंडीशन में
से निपटने के लिए पर्याप्त बल और ऊर्जा सुरक्षित रखते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शारीरिक दक्षता क्षमता बोलते हैं, या हम कह सकते हैं कि फिजिकल फिटनेस बोलते हैं। तो देखिए इस टाइप से आपको उसके बारे में डिटेल भी अच्छे से पता होनी चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो 80 नंबर का क्वेश्चन है, 18 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य है, यानी कि हमारे जो शरीर है या मानव का जो शरीर है तो उसमें जो लंबी हड्डियां होती हैं उनका कार्य क्या है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है आपका कि भाई ताकत देना होता है उसका काम, सुरक्षा देना, लीवर का कार्य करना, मांसपेशियों को धरातल देना। तो देखिए इस टाइप से आपका जो लंबी हड्डियां होती हैं उनका मेन जो वर्क होता है आपका, वो मेन वर्क क्या होता है आपका, जिस हिसाब से क्वेश्चन है, लीवर का कार्य। लीवर का मतलब होता है एक क्या है, एक टाइप का कोई एक जो है बार टाइप का होता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा पार्कों में बच्चे झूलते हैं तो कोई एक ऐसा कोई डिवाइस होता है, कोई मशीन होता है जिसपे क्या है बच्चे एक तरफ से जो है एक बच्चा पुश करता है, दूसरा उठता है, फिर दूसरा उसे पुश करता है, उठता है। तो मीन्स क्या, यानी हम कह सकते हैं लीवर का कार्य करते हैं, जो हमारे क्या होता है कोई भी मूवमेंट्स करने में परफॉर्म करते हैं, किसी को बल लगाने में, या हम कह सकते हैं कार्य करते हैं। तो इस टाइप से जो है आपका ये मेनली जो लंबी हड्डियां होती हैं उनका कार्य होता है लीवर का कार्य करना। ठीक है, तो इस टाइप से आपका जो क्वेश्चन बनता है। इससे रिलेटेड और कुछ महत्वपूर्ण जो है बिंदु हैं उन पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। लिखा है शरीर में लंबी हड्डियां मुख्यतः लीवर यानी उत्तोलक का कार्य करती हैं। यानी लीवर को हम क्या, इंग्लिश वर्ड है, अगर हमें ऐसे हिंदी में बोले तो क्या है, उत्तोलक का कार्य करती हैं। शरीर की अन्य विभिन्न प्रकार की अस्थियां यानी जो दूसरी हड्डियां होती हैं उनका काम क्या होता है, सुरक्षा, संतुलन तथा सभी कठिन कार्यों के क्रियान्वय में सहायता करती हैं। और जो अदर कार्य होते हैं, कठिन कार्य होते हैं, उनमें सहायता जो है प्रदान करती हैं। तो ये मेन वर्क होता है किसका, आपकी जो है जो भी बोन्स है। तो देखिए ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA का गठन किस वर्ष किया गया था। तो देखिए अगर इस टाइप से हम बात करते हैं कि हमारा जो IOA है, जिसे हम बोलते हैं भारतीय ओलंपिक संघ, या हम कह सकते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो इसका गठन जो है किस वर्ष किया गया था। तो देखिए ऑप्शन है पहला 1925 में, 1926 में, 1927 में और 1928 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका आंसर है 1927 में। देखिए इसके बारे में भी आप थोड़ा सा जो है जान लीजिए कि इससे इम्पोर्टेंट क्या जो है आपके बिंदु हो सकते हैं, हम कह सकते हैं कि क्या आपके इम्पोर्टेंट्स बनते हैं, तो वो भी आपको जो है पता होना चाहिए। तो उस टाइप से आपको ये पता होना चाहिए कि जो IOA है इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्या बनते हैं, महत्वपूर्ण जो है बिंदु क्या है। तो देखिए पहला आपका क्या है कि ओलंपिक भारतीय ओलंपिक संघ वर्ष 1927 में बनाया गया था। श्री दौराबजी टाटा, ठीक है ध्यान रखना, दौराबजी टाटा जो है ये आपके क्या थे, पहले अध्यक्ष थे किसके, आपके भारतीय ओलंपिक संघ के। भारतीय ओलंपिक संघ अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति संघ जो है सम्मिलित से संबंध, मीन्स अगर एफिलिएशन की बात करें, इसका संबंध किससे है, तो बात हमारी क्या आएगी कि इसका जो संबंध है वो किससे है, आपका जो IOC है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, उससे है इसका संबंध। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इस टाइप से आपको ये जो है महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं ये पता होना चाहिए, उनके बारे में 2-3 जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन को अलग अलग तरह से पूछते हैं एग्जाम्स में। नाउ अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कह रहा है स्प्रेन व स्ट्रेन का इलाज किस विधि से किया जाता है। स्प्रेन का मतलब है जैसे हम सिंपल भाषा में, हम साधारण भाषा में से हम मोच भी बोलते हैं। कह रहा है स्प्रेन व स्ट्रेन का इलाज किस विधि से किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका जो है गर्म पानी की सिकाई से, ठीक है, PRICE से, या आराम करने से, मालिश के द्वारा। तो देखिए जो आपका बता रहा है कि अगर किसी को स्प्रेन या स्ट्रेन हो गया है तो किस टाइप की होगा, पहले कह रहे गर्म पानी की सिकाई करने से, या PRICE से, आराम करने से, या मालिश से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर स्प्रेन या स्ट्रेन हो जाता है किसी खिलाड़ी को, किसी व्यक्ति को, तो उसको सबसे अच्छी जो उपचार की विधि है वो आपकी क्या है, जिसे बोलते हैं PRICE, जिसे हम प्राइस भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए।
और इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण आपके कुछ पॉइंट्स बनते हैं या बिंदु बनते हैं उनके पे थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं। लिखा है स्प्रेन और स्ट्रेन एवं जो है कंस्टिट्यूशन आदि के शीघ्र उपचार के लिए, शीघ्र का मतलब है अगर तुरंत उसका इलाज करना है आपको, के लिए 4 कदम उठाए जाते हैं, वो सॉरी 5 कदम उठाए जाते हैं, या जो गलती से 4 लिख गया है तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। लिखा है कि 5 कदम जो है उठाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रोटेक्शन हो गया, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन का संक्षिप्त रूप है। कह रहा है इनका विवरण निम्नलिखित है। प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा प्रदान करना चोट लगे भाग को, यानी जो भाग में चोट लगा है उसे सबसे पहले क्या उसे प्रोटेक्ट करना, मीन्स उसे सुरक्षा देना। ओके, नेक्स्ट है आपका रेस्ट, यानी कि अगर जिसमें इंजरी हुई है उसको क्या रेस्ट करवाना है, प्रॉपरली वो जो है रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए या हम उसे रेस्ट देना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है जैसे ही चोट लगे गतिविधि को रोक देना चाहिए, मीन्स वही रेस्ट एवं रोगी को विश्राम दे। बर्फ, आइस, और उसके बाद उस पर क्या आइस अप्लाई करें, मीन्स आइस को लगाएं या उससे सिकाई करें। चोट के बाद संभव हो तो जख्मी हिस्से को बर्फ लगाएं, ठीक है। उसके बाद क्या करना चाहिए आपको, दबाने, कंप्रेशन, चोट लगे भाग पर बर्फ लगाने के बाद दबाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद जो हम आपका ऑप्शंस बचता है या हम कह सकते हैं उसके बाद जो होता है वो क्या उठाना, यानी एलिवेशन। अंत में चोट लगे स्थान को ऊपर उठाना चाहिए। ऊपर उठाने का मतलब है जिससे कि उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है या हम कह सकते हैं कि जो आपका रक्त जो परिसंचरण होता है उसमें, तो वो क्या है आपका जिससे कि उस चोट लगे भाग पे ज्यादा ना हो, जैसे ज्यादा खून नहीं निकले या ज्यादा जो है उसका स्राव ना हो, ब्लड का, रक्त का ज्यादा स्राव ना हो। तो ये चीजों को आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए कि दीज क्वेश्चंस या हम कह सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। थैंक यू गाइस for watching my video. This is my social site, so you can follow me here. अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करते रहें, जिससे कि आपको अच्छी अच्छी जो है MCQs हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपको मिलते रहें। हैव अ गुड डे।